हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके पास हूं। आज हम करने जा रहे हैं नॉन कंडक्टिंग प्लेट, अचालक परत। दो तरह की परत होती हैं, एक चालक होती है और एक अचालक होती है। दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर है। अचालक परत के अंदर जब चार्ज दिया जाता है तो वो वहीं पर रह जाता है जहां पर दिया जाता है, जबकि कंडक्टिंग प्लेट में क्या होता है कि जब एक जगह आवेश दिया जाता है तो वह प्लेट के दोनों तरफ सरफेस पर समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, जबकि कंडक्टिंग प्लेट के अंदर भीतरी सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है अनंत विस्तार की अपरिमित अनंत विस्तार, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब अनंत विस्तार का मतलब तो इनफाइनाइट होता है, जिसका ना अंत हो और ना प्रारंभ पता लगे, वही तो अनंत विस्तार होगी। परंतु यहां पर साइंटिफिक रूप से आपको एक बात देखनी पड़ेगी। अनंत विस्तार का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लिया ये एक लंबाई है, ये लंबाई है, इस लंबाई की तुलना में डिस्टेंस हमारी ये वाली है, ये वाली डिस्टेंस ली, ठीक है नहीं? तो अब ये बहुत कम दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी, इसकी तुलना में ये वाली जो दूरी है, लंबाई है, ये बहुत ज्यादा है। तो अब इसकी तुलना में, इस दूरी की तुलना में ये अनंत विस्तार की हो गई। अनंत विस्तार का मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा लंबी दूरी है जिसका ना शुरू है और ना अंत है। आप एक तरह से समझिए, ये एक परत है, परत के अंदर अगर हमें इस पॉइंट पर काम करना हो, इतनी दूरी पर, सही है नहीं? तो अब देखिए ये वाली दूरी ज्यादा है और ये वाली बहुत कम है, ये भी मैंने ज़्यादा ले ली और पास में ले लिया जाए तो इस दूरी की तुलना में ये अनंत विस्तार की पट्टिका कहलाएगी। अनंत विस्तार, ये वाला जो क्वेश्चन है, अनंत विस्तार की पट्टिका का क्वेश्चन, ये एक तरीके से दो भागों में है। पहला पार्ट, मान लिया ये अनंत विस्तार की पट्टिका है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। यह आपका क्या कहलाएगा? पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा, सही है नहीं? अब इसके अंदर क्या है कि यहां पर, इसके अंदर यहां इस तरीके से ये आवेश सतह के अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब ये जो समान रूप से वितरित आवेश है, ये क्या काम करता है? ये करता है कि इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये दिशा किधर होगी? पहला पार्ट तो ये वाला होगा और दूसरा पार्ट इसका व्यंजक निकालने का होगा। आपको ये दो पार्ट ध्यान रखने हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है हमें और दूसरा व्यंजक प्राप्त करना है। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो व्यंजक पूछ रहा है तो आप केवल व्यंजक निकालेंगे और अगर दिशा पूछ रहा है तो आपको पहले डायरेक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो नंबरों पर आप देखना कि नंबर किस तरीके से हैं। इन दोनों के अलग अलग नंबर होंगे जिसके कारण हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कितना पार्ट यहां पर लिखना होगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यह क्वेश्चन दो भागों से मिलकर बना है। पहला भाग हम दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए करेंगे और दूसरा हम इसका व्यंजक निकालने के लिए करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए करेंगे। हम क्या करते हैं कि यहां पर P बिंदु लिया,
यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। इससे हमने परत पर ओ बिंदु पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ओ पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर हमने यहां से यहां सेम डिस्टेंस पर सेम एरिया के सेम एरिया लिया DA, और इस DA एरिया पर जो चार्ज है वो DQ है। DQ चार्ज यहां पर उपलब्ध है। क्लियर है? तो अब हम ये जो DQ चार्ज है, DQ चार्ज के कारण P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये वाला होगा DE1, सही है नहीं? और इसके कारण यहां पर ये हो जाएगा DE2। ये आपकी यहां से O से लेके P बिंदु तक ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हम स्मॉल r लेते हैं। क्लियर? अब इसे हमने आगे बढ़ा दिया, ये वाली स्थिति। अब हम क्या करते हैं, DE1 और DE2 इसके हम व्यंजक लेंगे। देखो यहां से ये वाली दूरी, ये यहां पे थीटा एंगल है, थीटा एंगल होने के कारण ये वाला भी थीटा एंगल हो गया। तो यहां पर इसके दो हमने कंपोनेंट ले लिए DE1 के, तो एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, एक कंपोनेंट आपका ये वाला हो गया। सेम कंडीशन में ये ऊपर की साइड में हमने दो कंपोनेंट लिए, दोनों कंपोनेंट में एक कंपोनेंट ये वाला है और एक ये वाला हो गया आपका। तो अब ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा जरा देखेंगे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपरटेनस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइपरटेनस कॉस थीटा, ये बेस है ना DE1 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा DE1 साइन थीटा। क्लियर? ठीक इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहां पर आ जाएंगे DE2 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा DE2 साइन थीटा। इस तरीके से हमें दो कंपोनेंट प्राप्त हो जाते हैं। एक बार निकाल के भी दिखा देता हूं मैं आपको कि जैसे मैंने ये वाला लिया DE1, तो इसके कंपोनेंट ये वाला थीटा एंगल हो गया। तो ये क्या हो गया यहां पे, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपरटेनस, मतलब लंब, कर्ण और आधार। आधार बराबर क्या होगा, कर्ण कॉस थीटा। कर्ण कितना यहां पर दिया हुआ DE1 कॉस थीटा, और लंब क्या हो जाएगा यहां पर DE1 साइन थीटा। तो ये वाला पोर्शन ये वाला हो जाएगा पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा DE1 साइन थीटा। सेम साइड पे हम ऊपर वाले निकाल लेते हैं। तो एक तरीके से आप देखिएगा कि ये दोनों डिस्टेंस सेम है, इक्वल हैं, बराबर हैं, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस है, स्मॉल r इक्वल है, DQ है और DA ये हर तरीके से समान है। तो यहां पर ये जो आपने DE1 और DE2 लिए हैं, DE1 और DE2 ये दोनों मैग्नीट्यूडली सेम होंगे, इनका परिमाण समान होगा। समान होने के कारण DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जबकि DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा सेम साइड में होने के कारण एक दूसरे को ऐड कर देती हैं। तो यहां से आपको क्या पता लगा, यहां से हमें पता लगा कि जो अनंत विस्तार की समरूप आवेशित पट्टिका है, इसके कारण किसी भी बिंदु पर, देखो ये अनंत विस्तार की है, अचालक पट्टिका, डाइइलेक्ट्रिक पट्टिका है यहां पर, सही नहीं? तो इसके कारण किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
चाहे ये जितने भी मैंने पॉइंट लिए हैं, इन सब पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा परत के, पट्टिका के किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। चाहे कोई सा भी ले लें पॉइंट, आउटसाइड होगा, जो हमेशा इस तरीके से आएगा। समझ बात आ रही है? तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं जो थ्योरी हमें लिखनी है। अनंत विस्तार की अचालक पट्टिका जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, से स्मॉल आर दूरी P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए P से O पर PO लंब डालते हैं। O से समान दूरी पर समान क्षेत्रफल के अल्पांश लेते हैं। समान क्षेत्रफल के अल्पांश dA लेते हैं। इनके कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 व dE2 है, जो परिमाण में समान हैं। ठीक है, इन्हें घटकों में, कंपोनेंट में वियोजित करने पर dE1 साइन थीटा व dE2 साइन थीटा परिमाण में बराबर व विपरीत होने से निरस्त हो जाते हैं, जबकि dE1 cos थीटा व dE2 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। स्पष्ट है कि अनंत विस्तार की पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर परत के लंबवत बाहर की ओर होता है। अब बात यह आ जाती है, लंबवत बाहर की ओर ही होगा। अब हमने लंबवत बाहर की ओर क्यों लिया है? क्योंकि हमने यहां पर पॉजिटिव चार्ज लिया है। धन आवेश पर लंबवत बाहर की ओर और ऋण आवेश पर लंबवत अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा। इस पूरे टॉपिक से हमने केवल और केवल इसकी डायरेक्शन को डिफाइन किया है कि पट्टिका के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है, बाहर की ओर होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब हम निकालने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। व्यंजक का मतलब हो जाता है फॉर्मूला प्रूव करना। ठीक है नहीं?
अनंत विस्तार की अचालक परत के कारण इसका किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र प्राप्त करना है। इसके लिए हम गॉस थ्योरम का उपयोग करेंगे और गॉस थ्योरम के लिए हमारे पास चार चीजें होती हैं। चार चीजें सबसे पहले क्या बताती हैं, हम यहां पर बताना पड़ेगा काल्पनिक गॉसिय पृष्ठ, इसकी बात करनी है। फिर दूसरी बात में फ्लक्स की बात करनी है। तीसरी बात में गॉस थ्योरम की बात करनी है। और चौथी बात में 2 और 3 को इक्वल रखकर हम काम करेंगे। इन चारों को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काल्पनिक गॉसिय पृष्ठ की बात करते हैं। हम अचालक परत पर ऐसे काल्पनिक गोलाकार गॉसिय पृष्ठ की रचना करते हैं जो परत में से होकर गुजरता है और दोनों ओर सममित है, जो दोनों ओर बराबर रूप से डिवाइडेड है और अंदर से होकर जाता है। ठीक है नहीं। ऐसे बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की रचना करते हैं जिसका काट क्षेत्रफल स्मॉल a है तथा इसकी जो लेंथ है वो दोनों तरफ r है। क्लियर। यहां पर चार्ज पूरी तरीके से कहां पर है, परत के अंदर स्थित है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है नहीं। तो अब हमारी बात क्या आ जाती है, ऐसे बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की रचना करते हैं जो परत में से होकर गुजरता है, जिसका काट क्षेत्रफल स्मॉल a है तथा आवेश स्मॉल q है। ठीक है नहीं। तो अब क्या हो जाएगा इससे, अतः पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हमें निकालना है। ठीक है नहीं। अतः पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल Q अपॉन A कूलाम पर मीटर स्क्वायर, या Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है नहीं। अब जरा देखिएगा, हमने यहां पर ये dA लिया क्षेत्रफल, इसके कारण यहां पर एरिया वेक्टर डीए हो गया। यहां पे सॉरी, इसे हम कहेंगे S1। एरिया वेक्टर कितना हो गया, dA। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड में है, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं परत के लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होता है। दूसरा S2 एरिया लिया हमने, ये वाला। यहां पर वेक्टर dA ये वाला है, सही है नहीं। और ये वाली स्थिति यहां पर वेक्टर E की है। इसी तरीके से हमने यहां पर ये वाला एरिया लिया S3, यहां पर वेक्टर dA ये वाला स्थिति हो जाएगी और वेक्टर E इसी साइड में होगा। तो यहां पर दोनों के बीच में थीटा बराबर 0 डिग्री, यहां पर थीटा बराबर 90 डिग्री और यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री।
तीन तरीके से प्राप्त हो गए। तो हमने पहली बार पार्ट पूरा कर लिया, हमने क्या निकाल दिया, इसका गॉसियन सरफेस निकाल दिया। अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं, इसका क्या है, विद्युत फ्लक्स से। विद्युत फ्लक्स से फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, किसके लिए, कंप्लीट सरफेस के लिए, बंद पथ समाकलन है, बाउंड सरफेस है यहां पे। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट S2, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए प्लस S3 वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये तीन तरीके से सरफेस आपको मिले हैं। अब यहां पर हम इनको क्लासिफाइड करेंगे, इन्हीं के नीचे लिख देंगे, ये थोड़ा सा स्टाइल बदला हुआ है और कुछ नहीं है। जैसे S1 है, S1 में दोनों पैरेलल है, यहां पर लिख देते हैं वेक्टर ई पैरेलल वेक्टर डी ए। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 इक्वल टू 1, यहां पर थीटा 90 डिग्री है, यहां लिख देंगे ये क्या है, वेक्टर ई परपेंडिकुलर वेक्टर डी ए, यहां लंबवत है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 इक्वल टू 0। हमें ये चीज इन्हीं के नीचे रखनी है, इसी में, आगे पीछे नहीं कर देनी, बस ध्यान रखना है। ये यहां पर क्या हो जाएगा, इस साइड में S3 में दोनों पैरेलल हैं, तो यहां पर क्या हो गया, वेक्टर ई पैरेलल वेक्टर डी ए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस 0 इक्वल टू 1, यह वाली अवस्था आ गई। अब हम यहां पर इन चीजों को फाइनल लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहां पे, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ई डी ए कॉस 0 का मान एक हो जाएगा ना, तो यहां पर तो आ जाएगा डी ए और ई बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह समान होगा, इक्वल होगा और सेम डायरेक्शन में होगा। तो ई कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ गया, ये किसके लिए था, S1 के लिए। अब यहां पर क्या है, cos 90 0 हो गया, तो यहां पर हम डायरेक्ट इसको 0 भी लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहां पर हो गया S3, ई कांस्टेंट बाहर आ गया, वेक्टर डी ए, सही है नहीं। चाहो तो हम इसे एक स्टेप और कर देते हैं, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, जिससे कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। यहां पर हम कर देते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 ई डी ए कॉस 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 ई डी ए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 ई डी ए कॉस 0। इसे डिफाइन कर दिया हमने पूरी तरीके से। तो अब हम यहां पे मान रख देते हैं ई बाहर इंटीग्रेशन S1 डी ए प्लस 0 प्लस ई इंटीग्रेशन S3 डी ए। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, इंटीग्रेशन क्या है, ये S1 और S3 डी ए के बराबर है। यहां पर मान क्या आएगा, यहां पर अगर हम ये सिलिंड्रिकल लें तो सिलेंडर का जो ये वाला साइड और ये वाला साइड, इन दोनों का तो एरिया सेम होगा या नहीं, सेम होगा। तो यहां पर किसके बराबर आ जाएगा, ए, क्योंकि हमने ए ही तो लिया है, हमने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिया है, स्मॉल ए लिया है। तो यहां पर मान आ गया फाई इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, फाई इक्वल टू 2EA। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, ये वाला इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो पहला गॉस थ्योरम, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और तीसरा पार्ट क्या आ जाएगा, गॉस प्रमेय से। फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, हम यहां पर क्या लेते हैं, परिबद्ध आवेश, बंधा हुआ आवेश कितना है, फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां पर हमने कितना लिया है, परिबद्ध आवेश, ये क्यू लिया है या नहीं, तो यहां पर आ जाएगा क्यू। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 से इन दोनों को हम जब बराबर करेंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी हमारी,
ये वाली स्थिति यहां पर रख दें फाई की जगह, इस जगह यहां पे 2EA इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। सही है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, E इक्वल टू 1/ε0 इंटू 2A इंटू क्यू। अब जरा क्यू को देखें, क्यू हमने क्या लिया है, इक्वेशन 1 से क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए रख दिया। जैसे ही हमने सिग्मा इंटू ए रखा, क्या हो गया यहां पे, ए से ए कैंसिल हो गया, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। अब यहां पर आर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, ये वाला जो आर है ना, ये वाला आर ये गायब है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2ε0 एन कैप। यह दूरी पर निर्भर नहीं करता है। एक नंबर का बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, ई और सिग्मा में आरेख खींचना होगा, तो यह सिग्मा हो गया और यह वाला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल प्रोपोर्शनल में, ठीक है नहीं, समानुपाती हैं। तो अगर ई बढ़ेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा। इस तरीके से यहां पर इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। यह हमारा अनंत विस्तार की समरूप आवेशित परावैद्युत पट्टिका है। देखो इसके अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है, आप यह समझिएगा कि यहां पर यह कई रूपों में पूछा जा सकता है। अगर केवल कहा जाए अनंत विस्तार की अपरिमित या अपरिमित आकार की समरूप आवेशित पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकालो, या यह नहीं लिखा जाएगा, सीधा लिख दे परावैद्युत पट्टिका के कारण, अनंत आकार की परावैद्युत पट्टिका। परावैद्युत की जगह कुचालक या अचालक का भी उपयोग कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं लिखे, केवल यह कह दे कि एक पट्टिका जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, समरूप आवेशित है या समान रूप से आवेशित है के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालें। तब भी हमें यही क्वेश्चन करना है। अब बात यह है कि मैं इसके पीछे क्यों पड़ गया, ये कितने तरीके का है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, बहुत छोटा सा अंतर करूंगा और दूसरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है हमारा अनंत विस्तार की, आ कट जाएगा, क्या हो गया, परिमित आकार की, सॉरी ये भी क्या है, गड़बड़ हो गई, अनंत विस्तार की अपरिमित, ये अपरिमित ही है, अपरिमित आकार की समरूप आवेशित। अब ये हमने जो परावैद्युत, कुचालक और अचालक है ना, ये हट जाएंगे, ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा, समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। हमारा क्या था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज या यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। ये नॉन कंडक्टिंग था, नॉन कंडक्टिंग से क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग प्लेट, ये हट जाएगा। अब हमारा कंडक्टिंग प्लेट के लिए काम हो रहा है। ये क्वेश्चन बदल गया पूरा का पूरा, ध्यान रख लेना। मैंने इसी के अंदर इसीलिए आपको थोड़ा सा समझाया है कि एक ही क्वेश्चन में डिफरेंस है। एक ही क्वेश्चन, हम क्वेश्चन तो कुछ पढ़ेंगे और लिखकर कुछ आएंगे, समझने में बहुत ज्यादा जरूरत है इसके लिए। अब अगर हमारी कंडक्टिंग प्लेट है तो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर यहां पर क्या था, चार्ज अंदर विद्यमान था, बहुत कम अंतर है। अंतर क्या है कि अगर प्लेट को चार्ज देने पर वह वहीं पर रह जाए तो वो हो जाएगी नॉन कंडक्टिंग प्लेट, सही है नहीं। और कंडक्टिंग प्लेट में क्या होता है कि चार्ज देने पर प्लेट की
दोनों सतहों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, दोनों तरफ वितरित हो जाता है। अब एक तरह से इसे समझिए, ये वाली कंडक्टिंग प्लेट है। अब मैं कंडक्टिंग प्लेट की बात कर रहा हूं। यहां पर जब हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उसकी बाहरी सतहों पर समान रूप से वितरित होता है। अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 रहता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, केवल सतह पर होता है। सतह पर होता है तो सतह पर आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बाहर, सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है। यह आवेश के गुणों पर ही है। आवेश के जो गुण बताए थे उसी में मैंने आपको बताया था, किसी आवेशित सतह पर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है धनावेश के कारण। तो यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम करते हैं व्यंजक। व्यंजक कैसे निकालना है? विद्युत क्षेत्र का व्यंजक कब कहां पर है? चालक पट्टिका पर, सही है नहीं? तो अब यहां पर क्या है, यहां पर ये इस तरीके से आया हुआ है। ये जो चार्ज है, ये चार्ज यहां से गायब हो जाएगा। अंदर क्या है यहां पर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र 0। तो हम ऐसे बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की रचना करेंगे जिसका एक भाग सतह के अंदर स्थित होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। यहां पर जो चार्ज है वो आपका बाहर है, लेकिन विद्युत क्षेत्र अंदर कितना होगा? यहां पे 0 होगा। यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। ये वाला आपका S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? S3। ऐसे बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की रचना करते हैं जो परत में से होकर गुजरता, ये नहीं होगा। हम ऐसे बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की रचना करते हैं जिसका एक फलक पट्टिका के अंदर हो तथा दूसरे फलक पर P बिंदु स्थित हो। काट क्षेत्रफल स्मॉल a व आवेश Q है, ठीक है नहीं? तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा? सिग्मा बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल Q अपॉन A कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसे ही रहेगा। विद्युत फ्लक्स लेंगे, समाकलन वेक्टर E डॉट वेक्टर डी है। S1 S2 S3 लिया, यहां पर S1 थीटा बराबर 0 है, S2 90 डिग्री है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 0, वेक्टर E इक्वल टू 0। तो अब यहां पर जब हम खोलेंगे इसे S1 S2, यहां पर ये तो थीटा रहेगा, यहां पर हम इसे 0 कर देंगे। तो 0 करने का मतलब यहां पे 0 हो जाएगा। तो अब यहां पर S3 नहीं आएगा, केवल S1 आएगा। S1 होने के कारण यहां पर केवल EA आएगा। तो अब क्या हो जाएगा? इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। ये हमारा दूसरा यही वाला हो गया। तो अब गॉस प्रमेय परिबद्ध आवेश Q हो गया, यहां से 2 हट गया, क्योंकि यहां पर EA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q बराबर सिग्मा A, तो यहां पर 2 हट जाएगा। तो इस तरीके से एक चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र हमारा ये वाला हो जाएगा। क्लियर? अब एक बार दोबारा पूरा सुन लो सही ढंग से। चालक पट्टिका के कारण हम ऐसे बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की रचना करते हैं जिसका एक फलक
पट्टिका के अंदर हो तथा दूसरे पर P बिंदु स्थित हो। यहां पर P बिंदु स्थित है, ठीक है ना। A काट क्षेत्रफल है और आवेश कितना, स्मॉल q है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, आवेश बटे क्षेत्रफल q अपॉन a कूलाम पर मीटर स्क्वायर, q बराबर सिग्मा इंटू a। विद्युत फ्लक्स लिया हमने, तीनों पृष्ठ ले लिए, S1 S2 और S3। S3 पर विद्युत क्षेत्र 0 है, यहां पर S1 पर थीटा 0 है, S2 पर परपेंडिकुलर 90 है और यहां पर विद्युत क्षेत्र 0 है। यह सारी चीज यहां पर लिख दी हमने, EDA cos 0, EDA cos 90, E 0 हो गया यहां पे। तो ये वाला 0, ये वाला 0, ये DA A के बराबर हो गया। फाई बराबर 1/ε0 पर बद्ध आवेश Q हो गया। EA ये वाला आ गया Q/ε0, Q बराबर सिग्मा ए। यहां पर E 1/ε0 A आ गया, Q की जगह सिग्मा ए रख दिया, A से A कट गया, सिग्मा/ε0। ये हमारा चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र का मान पूरा हो जाता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, अचालक पट्टिका के अंदर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, जबकि चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा हम नहीं बताते। दोनों के अंदर बहुत कम अंतर है। अंतर क्या है, जब हम प्लेट को आवेश देते हैं और वो वहीं पर रह जाता है, वो नॉन कंडक्टिंग प्लेट होती है, अचालक पट्टिका होती है। और कंडक्टिंग पट्टिका कौन सी होगी, जब प्लेट को आवेश दिया जाता है तो आवेश प्लेट की दोनों सतहों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, वो आपकी चालक पट्टिका कहलाती है। आज हमने चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका दोनों करवाई हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन में हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन लिखना है। ये तो क्लियर हो जाता है, दो में से एक लिखना है, पर कौन सा लिखना है इस पर कंफ्यूजन रहता है। तो जो मैंने हेडिंग लिखवाई है, अगर चालक पट्टिका क्लियर कट कहा जाता है तभी हमें चालक पट्टिका का क्वेश्चन करना है, वरना भाषा पर ध्यान देना है। अचालक पट्टिका, कुचालक पट्टिका, परावैद्युत पट्टिका, समान रूप से आवेशित पट्टिका, पट्टिका पर आवेश का समान रूप से वितरण, चालक अचालक कहीं पर भी नहीं है और यह भाषा दी जाती है तो आपको अचालक पट्टिका वाला ही करना है। चालक पट्टिका के लिए आपको स्पेशल कहा जाएगा। ये दोनों सिमिलर हैं, एक क्वेश्चन याद करने पर दूसरा अपने आप ध्यान हो जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आज का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो मेरा होगा वो है आपका अनंत लंबाई की रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। ये वाला क्वेश्चन और अनंत लंबाई के रेखीय चालक वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।